नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात कैमूर से एक बड़ी खबर की करते हैं। कैमूर में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है, जहां एक युवक ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़ित लड़की के घर वालों ने आरोपी युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, जबकि 3 लोग फरार हैं। मामला भभुआ थाना क्षेत्र का है। आरोपी की बहन ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो कैमूर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए कैमूर में मानवता शर्मसार हुई है। एक युवक ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़ित लड़की के घर वालों ने आरोपी युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी है। हालांकि आरोपी की बहन ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। क्या किए उन्होंने? अब उसके साथ क्या किए, कैसे किए, ये हम नहीं जानते हैं। आप लोग कई बजे देखे? 12:30 बजे। 12:30 बजे। आपको क्या लगता है कि मैंने उसका मतलब मारपीट के हत्या हुआ है? हाँ। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो है वो बच्ची के साथ दुष्कर्म किए थे, 4 वर्ष की बच्ची के साथ। गलत है। बस हम जो वही बताए वही बात है। अपनी मम्मी से पानी में छुआने लगी तो बोली कि मम्मी यहाँ पर हमको दर्द कर रहा है। तो पूछने लगी हैं कि कैसे दर्द करे, तो हमको सीपू चाचा पंचायत बोर्ड में ले गई हवन, ऐसे सब कैला हवन। तो घर के आदमी सब कोई केस करने पर राजी हुआ था, तो गांव के आदमी से राय लियाने लगा, तो सबको गांव के आदमी दबा दिया है। और एक बड़ी खबर रोहतास से भी आ रही है, जहां अकोड़ी गोला में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना लंकेश्वर बेघा गांव की है। हत्या का आरोप गांव के लोगों पर ही लगा है। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि जयराम शर्मा और अवधेश शर्मा में जमीन को लेकर सालों से विवाद चल रहा था। जिस वक्त अवधेश शर्मा को गोली मारी गई, वो अपने खेत की सफाई कर रहे थे। पुलिस हत्यारों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी हुई है। पहले थाना प्रभारी बोले कि आप जमीन जा करके साफ सुथ कीजिए, जमीन आपका है तो वह साफ सुथ कीजिए, हम लोग आ रहे हैं। इसी बीच हम लोग जाकर आज एक दिनांक 23/12/2020 को साफ सुथ कर रहे थे। तभी अचानक बात में उसका बड़ा लड़का जयराम शर्मा का बड़ा लड़का धर्मदेव शर्मा आया और सटा करके मेरे आंखों के सामने 2 फायर मार दिया। इधर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल के सुरक्षा गार्ड की गुंडागर्दी भी सामने आई है, जहां गार्ड ने एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की है। घटना देर रात की बताई जा रही है। गार्ड जिस शख्स को पीट रहा है वो किसी डिजिटल मीडिया का पत्रकार बताया जा रहा, जो इमरजेंसी वार्ड में कुव्यवस्था की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर रहा था। इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों ने लाठी डंडे से उसकी पिटाई शुरू कर दी। पत्रकार प्रशांत राय बुरी तरह से जख्मी है। गंभीर रूप से जख्मी प्रशांत राय को पीटने के बाद पीएमसीएच टीओपी के हवाले कर दिया गया। उसका इलाज तक नहीं कराया गया। घटना के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएमसीएच सच छुपाने की कोशिश करता है? क्या वो मीडिया को रोककर सच को दबाने की कोशिश कर रहा है? इधर जमुई के खैरा में नक्सलियों ने पुल निर्माण में लगे मजदूरों के साथ मारपीट की है। इस दौरान 3 मजदूरों को चोटें आई हैं। नक्सलियों ने इस मौके पर कई राउंड गोलियां भी चलाई है। यह घटना बीती रात की है। नक्सली हथियारबंद थे और पुलिस की वर्दी में आए थे। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले 8 की संख्या में आकर नक्सलियों ने लेवी की मांग की थी और लेवी नहीं देने की सूरत में नक्सलियों ने अंजाम भुगत लेने की धमकी भी दी थी। जानकारी के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि इस घटना के बाद वहां के जो लोग हैं काफी भयभीत हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। थाना इलाके में नक्सलियों ने उत्पात मचाते हुए पुल निर्माण में लगे मजदूरों के साथ मारपीट की और हवाई फायरिंग भी की। यह खैरा थाना इलाका का कुरवाटाड़ का ये गांव है और देख सकते हैं कि नदी पर पुल का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर जो पुल निर्माण कंपनी में लगे हुए जो मजदूर हैं, लोग हैं, उनके साथ मारपीट की घटना सामने आई है। और बताया जा रहा है कि नक्सली थे, वर्दी में थे, 20 से 22 की संख्या में थे, हथियारबंद थे। उस दौरान जो मजदूर यहाँ पर हैं, जो लोग पुल निर्माण कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, उनको धमकी दिया गया, मारपीट किया गया और कई राउंड गोलियां भी चलाई गई। जानकारी के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। एक शख्स है जो घटना के वक्त वहां से किसी तरह जान बचाकर भागे थे और कई मजदूर घायल भी हुए हैं। ये बताइए क्या हुआ था यहाँ पर? हम तो सर निकल गए 10-5 मिनट पहले। हाँ। और बैठ के देखे, इधर आया और उन लोगों को मारपीट करना शुरू कर दिया। और ड्राइवर साहब भाग रहे तो उनके पीछे 2-3 राउंड 3 राउंड गोली चलाया और वो भी निकल गए। वो सब वर्दी में थे?
ये तो पता नहीं है सर। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या उसके बाद 15-20 मिनट वो लोग रहा, मारपीट करके नीचे गया। फिर वो लेबर उधर नीचे खोजने के लिए गए आदमी के, तो उसको भी मारपीट किया नीचे। क्या कहा सब? बोला क्या सब? नहीं सुने हम सर, वो क्या बोला नहीं बोला, हम दूर में थे। लेकिन हम इतना जानते हैं कि लेबर नीचे खोजने के लिए गए, तो वो मारपीट उसको नदी में। लेवी वगैरह की मांग हुई है क्या? लेवी वो कहाँ परसुए सर की हम लेवी हमको दो तब काम करना, और नहीं देगा तो काम नहीं करना। कितना लेवी मांगा गया था? ये नहीं बोला था, ये सब बात नहीं बोला। जैसा कि ये एक यहाँ पर काम करने वाले मजदूर हैं, इनका कहना है कि परसों लेवी मांगा गया था नक्सलियों के द्वारा यहाँ आकर, और लेवी नहीं मिलने के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस को आगे कार्रवाई करनी होगी ताकि इस इलाके में एक बार फिर नक्सली जो अपना पैठ जमाते दिख रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम नीतीश कुमार भी गंभीर हैं। आज पटना में नया पुलिस मुख्यालय भवन बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुलिस मुख्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री का डीजी और गृह सचिव ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री अपने चैम्बर में अधिकारियों के साथ बैठक कर पुलिस मुख्यालय बिहार के हालात पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम नीतीश कुमार 1 महीने में 3 बार समीक्षा कर चुके हैं। और संजय हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। संजय, तीसरी बार समीक्षा बैठक कर चुके हैं, 3 बार कर चुके हैं, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की उसकी स्थिति कैसी है आप खुद समझ सकते हैं, आम जनता भी समझ रही है। आज क्या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा, कोई अहम फैसला लिया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग का जिम्मा है, गृह विभाग के वो प्रभार में है, उनके जिम्मे है, लिहाजा गृह विभाग में पहली बार वो पहुंचे हैं। पुलिस मुख्यालय में ही गृह विभाग का ऑफिस भी है, जहाँ गृह विभाग के अपर सचिव जो है, जो आमिर सुहानी, वो बैठते हैं। और आज पहली दफा कहा जा रहा है कि वो पहुंचे पुलिस मुख्यालय और वहां पर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से नई सरकार के गठन के बाद सीएम ने लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, शराबबंदी पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार समीक्षा बैठक की है, तो आज की बैठक को भी उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। और एक तरह से मैसेज देने की कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम कितने गंभीर है और किसी भी सूरत में वो इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करें। फिलहाल अभी समीक्षा बैठक चल रही है, तमाम अधिकारी हैं उनके साथ, और देखना होगा जब सीएम बाहर निकलते तो इस मामले में क्या आगे जानकारी मिल पाती है। जी संजय, कोई अहम फैसला आज लिया जा सकता है, कोई जैसे कानून व्यवस्था को लेकर, दुरुस्त करने को लेकर? देखिए, तमाम तरह के इंस्ट्रक्शन सीएम ने पहले भी दिए हैं कानून व्यवस्था को लेकर। जब भी वो विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करते हैं तो अपनी तरफ से वो कुछ टास्क तैयार करते हैं, जो पुलिस अधिकारियों, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके साथ विचार विमर्श करके उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पर आज भी जब बैठक चल रही है तो सीएम के पास जो अपना एजेंडा होगा, सीएम के पास जो अपने टास्क होंगे, वो निश्चित तौर पर अधिकारियों को देंगे और वो चाहेंगे कि इसको इंप्लीमेंट में लाया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। चलिए, थोड़ा इंतजार कीजिए संजय, जब मुख्यमंत्री बाहर लौटेंगे क्या कुछ फैसला होता है वो भी आपसे जानेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इधर मुजफ्फरपुर में शराब से भरे ट्रक को उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ा। ट्रक से 300 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई और इसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पाद विभाग की टीम को यह कामयाबी तब मिली जब मनियारी थाना क्षेत्र के सिलौत गांव में छापेमारी की गई। बड़ी बात यह है कि मनियारी थाने से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर ट्रक से शराब की पेटियां उतारी जा रही थी और पुलिस को कानो कान भनक तक नहीं लगी। नए साल के मौके पर मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में इसे बेचने की बात सामने आ रही है और ये खेप जो है अरुणाचल प्रदेश से मंगाई गई थी। कारोबारियों की गिरफ्तारी के प्रयास फिलहाल किए जा रहे हैं। इसमें गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई है क्योंकि घना अंधेर कोहरा था, काफ़ी घना कोहरा था। इसी का फायदा उठा करके कुछ लोग भाग गए हैं। उसके संदर्भ में तुरंत गिरफ्तार उनको शीघ्र ही कर लिया जाएगा। ये अरुणाचल में निर्मित है और बिहार में वितरित होना था, मुजफ्फरपुर में वितरित होना था। इधर बिहार में जूनियर डॉक्टर आज सुबह 7 बजे से हड़ताल पर चले गए। स्टाइपेंड की राशि बढ़ाने की मांग पर यह हड़ताल की गई है। राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। कोविड ड्यूटी को छोड़कर सभी कार्यों को ठप कर दिया गया है। पीएमसीएच और एनएमसीएच में मरीजों की लंबी कतार लग गई है। दूर दूर से इलाज कराने पहुंचे मरीजों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कटिहार में जमीन के मुआवजे को लेकर NH 34 के निर्माण का काम अटका हुआ है।
दरअसल एनएच का एक हिस्सा बंगाल में और दूसरा हिस्सा बिहार में। बंगाल में जमीन का मुआवजा 60,000 रुपए प्रति डिसमिल के हिसाब से मिल रहा है, वहीं बिहार में किसानों को महज 18,000 रुपए डिसमिल के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है और इसी का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। किसानों से बातचीत के हमारे सहयोगी सुब्रत गुहानी। खड़े हैं कटिहार के बिहार बंगाल के उस हिस्से पर, आप देख सकते हैं। यानी अब अगर हम फिलहाल बंगाल में खड़े हैं, लेकिन इस पिलर के जहां हम उधर जाते हैं ये इलाका बिहार का होता है। फिलहाल इस इलाके में NH 34 का ये जो पुल बन रहा है, इसे लेकर पूरे इलाके में काफी उत्साह है। लेकिन उत्साह के साथ साथ इस पर एक खलल ये है कि यहाँ इस पुल के बाद जहां बिहार में मायूसी है, वहां बंगाल के लोगों में खुशी है। इसके पीछे जो सरकार के जमीन अधिग्रहण का नियम है उसे लेकर है। आइए सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के लोगों से जिनको लाभ मिला है बड़े पैमाने पर इस जमीन अधिग्रहण से। जी कितना करके क्या हिसाब से मुआवजा मिला? 82,000 करके मिला है 2020 में हम लोगों को। अच्छा जी, तो पर डेसिमल के जी पर डिसमिल के हिसाब से। बिहार के लोगों को कितना मिल रहा है? 18,000 सर। तो क्या बिहार के लोग नाराजगी जता रहे हैं? काफी नाराज हैं सर, मायूसी आ गया है, मौत जैसा बुझा रहा है सर। कितना इंच का जमीन का? बस 2-4 इंच का ही फर्क है सर, एक आल का। तो ये बंगाल के लोग हैं जिनको काफी खुशी है कि ये लाभ मिला है। अब बात करवाते महज 1 इंच के फासले पर बिहार के जमीन मालिकों से, उन लोगों को क्या समस्या है। जी बिहार में जमीन चला गया, NH बन रहा, क्या खुशी है और क्या गम है? देखिए NH बन रही है तो ये तो बहुत उत्साह की बात है, बहुत खुशी की बात है, पर देखा जाए तो गम की भी बात है। जो रेट बंगाल सरकार दे रही है वो रेट हमारे बिहार सरकार हमको नहीं दे रही है, तो इस बात से हम लोगों को बहुत ही खलल है, बहुत ही अफसोस है। जिस प्रकार से बंगाल सरकार दे रही है उस प्रकार कितना मिल रहा है? बंगाल में 82,000 रुपया पर डिसमिल के हिसाब से मिल रहा है और हमारे बिहार में मात्र 18,000 रुपया पर डिसमिल के हिसाब से दिया जा रहा है। जमीन का अंतर कितना दूरी का है? जमीन का अंतर देखा जाए कुछ भी अंतर नहीं है, मान के चलिए 6 से 7 इंच की यही फासला है। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को सही मुआवजा मिल जाए, जो बंगाल सरकार दी है बिहार सरकार भी वो तय कर दे और इससे इस चीज से हमको किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक चौंकाने वाला तथ्य है। महज 1 इंच के फासले में अगर जमीन का दर इस तरह से बदल जाए तो सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि लोग खेतीहर किसान हैं और इसी जमीन से इन लोग का घर परिवार पूरा चलता है। निश्चित तौर पर इन लोगों के मांग पर विचार होकर ये जो NH बन रहा है इसको और जल्दी रफ्तार के साथ बनाना चाहिए, ताकि जो लोगों की आन जान की सहूलियत हो वो भी बरकरार रह सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार में आरजेडी किसान आंदोलन को धार देने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी यादव की नसीहत के बाद आज आरजेडी जिला मुख्यालयों में किसान गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। पटना में आरजेडी की किसान गोष्ठी चल रही है और इसमें खुद तेजस्वी यादव मौजूद हैं और इस वक्त सबको संबोधित कर रहे हैं। बाजार समिति मंडी 2006 में नीतीश कुमार जी ने बंद कराने का काम किया। हम पूछना चाहते हैं कि देश में अगर किसानों का पर परिवार सबसे कम आय अगर है तो बिहार में क्यों है? कारण क्या है, वजह क्या है? पर परिवार यानी आप समझ सकते हैं कि बिहार सबसे निचले पैदान पर है, जहां किसान परिवार का आय जो है लगभग 3500 रुपए। बगल का अगर झारखंड अगर आप देखें तो वो बिहार से ज्यादा है। क्या ये सच नहीं है कि जो आज पंजाब में, हरियाणा में जो मजदूरी कर रहे हैं वो बिहार के किसान हैं? क्या ये सच नहीं है कि बिहार के किसान जो है मजदूर बन गए? आखिर इसका कारण क्या है? आज हम लोग अगर बिहार की बात करें तो किसान जो है मजदूर बन गया, और अगर हम सब लोग अगर इस किसान बिल का विरोध नहीं करेंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो आप समझ जाइए कि बिहार का जो किसान मजदूर बन गया
कुछ दिन बाद जो है वो भिखारी बन जाएगा। ये सच्चाई है, ये किसी से छुपा नहीं है। हम लोगों के पास सारे सर्वेज डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हैं जहां ये साफ स्पष्ट पे दिखाता है कि बिहार के किसान जो हैं मजदूर बनते चले गए। देश भर में आय सबसे कम बिहार के किसानों का है। ये सच्चाई है। इसलिए हम सब लोग जितने हमारे बिहार के किसान हैं, किसान संगठन हैं, हम लोगों ने पहले भी अपील की थी, अभी भी अपील किया है कि सब लोग जो है इस काले कानून का विरोध करें। एयर इंडिया की स्थिति आपने देखी, रेलवे की स्थिति आपने देखी, BSNL की देखी, LIC का देखा। हर तरीके से जो है इसका निजीकरण किया जा रहा है। तो कृषि कानून के खिलाफ आरजेडी एक बार फिर आंदोलन को धार देने में जुटी और तमाम जगहों पर गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। बढ़ते आगे, औरंगाबाद के ज्यादातर पैक्स धान की खरीदी नहीं कर रहे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। धान खलियान में पड़ा हुआ और इस कारण भीषण सर्दी में भी रखवाली के लिए खलियान में रहना पड़ रहा है। कई किसान बिचौलियों के हाथों पर औने पौने दाम पर अपनी फसलों को बेच रहे हैं। हालांकि डीएम ने जल्द सब कुछ ठीक होने का दावा किया है। खरीदने वाला आता नहीं है, वो हम लोग परेशान हैं। एकदम पैक्स अति के कहते हैं तो वो बिटौलिया रह के कहते हैं कि ऐसे दे दो, ऐसे दे दो। कैसे भाई? तो 1200 के तो 1000 के ऊपर सरकार खरीदता नहीं है, तो ये नहीं करता है। 1000-1200 के मांग रहा है, हम लोग नहीं दे रहे हैं। कि चाहते क्या है आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं बिहार सरकार से कि अच्छा मूल्य में धान मिले, पैसा अच्छा मिले, ताकि हम लोग के लड़का लड़की है सबके अच्छा से शादी विवाह हुए। हम लोग सभी पैक्स अध्यक्ष के साथ एक बैठक करना चाह रहे थे। किसानों का रजिस्ट्रेशन हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए नई प्रक्रिया ये थोड़ा सरलीकृत करके आई है। तो सभी पैक्स अध्यक्ष से हम लोग उनसे समीक्षा करेंगे कि किसानों का अधिकाधिक रजिस्ट्रेशन कराए। और चूंकि खरीदारी अभी चालू हो गई है, लगभग 7000 मैट्रिक टन खरीदा गया है, लेकिन वो किसानों की संख्या बहुत कम है। तो हमें और किसान रजिस्टर कराना है ताकि सभी किसान अपना धान। ठंड बढ़ने से सासाराम के सब्जी उत्पादकों की मुश्किलें भी काफी बढ़ गई हैं। ठंड की वजह से आलू के साथ साथ लहसुन और बाकी सब्जियों की फसल भी प्रभावित हुई है। सासाराम के करपुरवा गांव में किसानों से बातचीत की हमारे सहयोगी अजीत कुमार ने। ठंड का व्यापक असर है, क्या शहरी क्षेत्र और क्या ग्रामीण क्षेत्र। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसान काफी परेशान हैं। किसानों के जो सब्जी के फसल है उसमें पाला लगने से संकट उत्पन्न हो गया है। खासकर आलू का जो फसल है, आप देख सकते हैं आलू का जो फसल है उसमें पाला लगने से समस्या आ गई है। किसान कहते हैं कि इसकी जो डंटे होते हैं, डंठल होते हैं, वो पाला के कारण सिकुड़ जाते हैं और उसके जो दाने होते हैं सब्जी के वो भी छोटे हो जाते हैं, जिससे परेशानी बढ़ गई है। कि पाला से कितना दिक्कत है? सर बहुत दिक्कत है। यहाँ तो आलू का बिया भक्त नहीं निकलता है। आलू ऐसा पाला मारा है कि डाल जो है सब सूख जाता है, ये सब जल जाता है। दवा भी इस वक्त इतना पाला में काम भी नहीं कर पाता है। हम लोग बहुत परेशान है, बहुत माने कंपनी घाटा हम लोग जाता है हमेशा। ये तो आप लोग का देखने की चीज़ है, ये देख लीजिए पत्ती जो है ये क्या है, ये सब जल जाएगा, इससे विकास से कुछ नहीं हो पाएगा। तो किसानों का कहना है कि पाला से संकट है। और ये मैं अभी हूँ करपुरवा के खेत में हूँ, आप देख सकते हैं कि आलू का जो फसल है इसे नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि ठंड का टेम्परेचर अचानक काफ़ी गिरा है और जिससे किसानों के सामने समस्या उत्पन्न हो गई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर ली है। आज दोनों डिप्टी सीएम ने राष्ट्रपति भवन जाकर उनसे मुलाकात की और बिहार के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन लिया। वहीं कल पीएम मोदी से दोनों डिप्टी सीएम मुलाकात करेंगे। 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंचे तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी आज शाम केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। एक बड़ी खबर पटना के अगमकुआं से आ रही है, जहां ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल रामनाथ यादव को एक ट्रक ने कुचल दिया है, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो नो एंट्री जोन में जाने से ट्रक को रोक रहे थे। ट्रक चालक ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल रामनाथ यादव को कुचलकर भागने लगा। ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने घायल कांस्टेबल को एनएमसीएच में भर्ती कराया। वहीं आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक को भी जब्त कर कार्रवाई की जा रही है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना दरभंगा शहर में ही हांफती दिख रही है। दरभंगा के नगर निगम इलाके में पीएचडी और वुडको को सभी वार्ड में नल का जल पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी अभी तक आधा काम ही हुआ है। दरभंगा से बीजेपी के नगर विधायक संजय सरावगी ने खुद इस सच्चाई को कबूल किया। कुछ जगहों पर लगे जलमीनार के पंप ही खराब है, ऐसे में पानी की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित हो। कृषि की प्रक्रिया हो रही है। जब वो स्वीकृत हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा, काम आवंटन हो जाएगा, तो उन 90 किलोमीटर में भी जो है काम जो है प्रारंभ होगा। और बुडको शहर में 2 एजेंसी काम चल कर रही है, बुडको और पीएचडी। तो बुडको को भी काम तेज करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया, उसका काम का समय समाप्त हो गया। कोरोना में आप लोग भी जान रहे हैं, 1 साल कोरोना के कारण सारा काम विलम्ब हुआ है, जिसके कारण थोड़ी गति धीमी है, लेकिन उसको जल्द से जल्द हम लोग पूरा करवाएंगे। नवादा के बुधौल बस स्टैंड का उद्घाटन 18 सितंबर को सीएम नीतीश कुमार ने किया था। उद्घाटन के बाद भी बस स्टैंड से गाड़ियों का परिचालन शुरू नहीं हो पाया। इस बस स्टैंड के निर्माण में 7 करोड़ 27 लाख की लागत आई। इस बस स्टैंड की जमीन को लेकर नगर परिषद और जिला परिषद के बीच पेच फंस गया है। नगर परिषद और जिला परिषद के बीच फंसे पेच में बुडको भी फंसता दिख रहा है। हालांकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा और इस स्टैंड से गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इस मामले को सुलझाने के लिए वो उसमें अभी बसेस, इसमें हम लोगों ने नगर परिषद को उसका डेवलप किया गया है उसके द्वारा, और इनके द्वारा ही इसमें बस खड़ी करवाई जाएंगी, तो ये हमारा फिर संचालित रहेगा। टेक्निकल कारण आ रहा है क्या सर उसको? जिला परिषद की वो जमीन थी, उसको हम लोगों ने इसको डेवलप करने के लिए दिया था नगर परिषद ने, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया अच्छा, और अब इसमें संचालन किया जाएगा। भूमि की स्वामित्व है वो जिला परिषद के पास है, और जो उनका सैरात होना है वो भी जिला परिषद के द्वारा ही किया जाना है। और नगर आवास विभाग से हायर हेडक्वार्टर से नगर परिषद को कोई भी डायरेक्शन अभी इस संबंध में नहीं आया है कि इसको जो इसका चार्ज लेना है। यही मेन रीजन है।